एक तरफ तो एक दूसरे को मनाने की बात हो रही है, लेकिन आज पूरे दिन जो कुछ होता रहा वो ये बताने के लिए काफी है कि राजस्थान में अभी ये पूरा खेल लंबा चलने वाला है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट में सियासी मनमुटाव के बीच मुख्यमंत्री के समर्थकों ने जयपुर में मौजूद कांग्रेस दफ्तर से पहले सचिन पायलट के पोस्टर हटाए, बाद में फिर से पोस्टर लगा भी दिए। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में सचिन पायलट हिस्सा लेने के लिए नहीं पहुंचे। इससे इतर जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी कारोबारी के घर पर इनकम टैक्स ने छापेमारी की। दिल्ली, मुंबई और राजस्थान में करीब 20 ठिकानों पर कार्रवाई की गई। और अब बड़ी खबर, भारत और चीन सीमा विवाद से जुड़ी। भारत और चीन के कोर कमांडर स्तर की चौथी वार्ता कल सुबह 10:30 बजे हो सकती है। ये बातचीत भारतीय इलाके में यानी कि लद्दाख के चुशुल इलाके में होगी। इस वार्ता में चीन के सैनिकों के पीछे हटने को लेकर समीक्षा की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक सीमा पर शांति बनाए रखने के तौर तरीकों पर को आखिरी रूप देने के लिए यह बातचीत हो रही है। दूसरी बड़ी खबर यह कि चीन ने भारत के सामने जो 59 ऐप बैन किए गए हैं, भारत में इस मुद्दे को उठाया है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय बैठक में ऐप बैन का मुद्दा उठाया है। भारत ने कहा है कि सुरक्षा कारणों से ऐप बैन का फैसला लिया गया है। भारत ने साफ कहा है कि नागरिकों के संवेदनशील डेटा से समझौता नहीं कर सकते हैं। आपको बता दें कि भारत में टिकटॉक और वीचैट समेत चीन के 59 मोबाइल ऐप बैन। एक तरफ भारत और पाकिस्तान की सीमा पर सेना प्रमुख ने जवानों का हौसला बढ़ाया। उन्होंने जवानों को संबोधित किया। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे आज जम्मू के दौरे पर हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात सैनिकों से मुलाकात की और उनका हौसला बढ़ाया। साथ ही सुरक्षा स्थिति का जायजा भी लिया। वहीं सुरक्षा हालात को लेकर वो वरिष्ठ कमांडरों से भी बात कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच सोमवार सुबह मुठभेड़ हुई, जिसमें सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया। आतंकवादियों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने अनंतनाग जिले के श्रीगुफवारा इलाके में घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया था। श्रीगुफवारा इलाके में छिपे आतंकवादियों ने सुबह करीब 6:40 पर सुरक्षा बलों पर गोलीबारी शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया, जिसमें जैश-ए-मोहम्मद के 2 आतंकी मारे गए। सोपोर में भी सुरक्षा बलों ने लश्कर के 2 आतंकियों को मार गिराया है। अवंतीपोरा में 2 आतंकियों को गिरफ्तार भी किया गया है। वहीं लश्कर के 4 और आतंकवादियों को बांदीपोरा से अरेस्ट किया गया है। इससे पहले जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में हथियार बरामद किए हैं। पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर में बीजेपी विधायक की मौत के मामले में अब आगे की जांच सीआईडी करेगी। वहीं इस घटना के बाद बीजेपी ने उत्तरी बंगाल में कल 12 घंटों के लिए बंद का आह्वान किया। पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर में हेमताबाद सीट से बीजेपी विधायक देवेंद्र नाथ रे की लाश फंदे से लटकी मिली। मृतक विधायक के शव की तलाशी लेने पर उनकी जेब से एक खत मिला, जिसमें उन्होंने 2 लोगों के नाम लिखे हैं और कहा है कि उन्हीं की वजह से वो खुदकुशी कर रहे हैं। हालांकि पुलिस ने दोनों के नामों का खुलासा अभी नहीं किया है, लेकिन विधायक ने कुछ वक्त पहले इन दोनों ही लोगों को करीब 7 बीघा जमीन बेची थी। विधायक के परिवार और बीजेपी का कहना है कि विधायक की हत्या के बाद उनकी लाश को लटका दिया गया। लगभग 150 से ज्यादा हत्याएं कर चुकी है टीएमसी की सरकार और टीएमसी के कार्यकर्ता, और कई कार्यकर्ताओं को आत्महत्या में उन्होंने बदल दिया। विधायक देवेंद्र नाथ रे 2019 में सीपीआईएम छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। बीजेपी नेता राहुल सिन्हा ने विधायक की मौत के पीछे तृणमूल कांग्रेस का हाथ बताया। दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन की जमानत याचिका दिल्ली के सेशन कोर्ट ने खारिज कर दी। अदालत ने इस मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के पीछे गहरी साजिश रची गई है। आईबी अधिकारी अंकित हत्या मामले में आरोपी ताहिर हुसैन ने जमानत याचिका दायर की थी। ताहिर हुसैन आम आदमी पार्टी से निलंबित निगम पार्षद है। कड़कड़डूमा कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में क्राइम ब्रांच ने ताहिर हुसैन समेत 10 लोगों को आरोपी बनाया है। इस मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने चार्जशीट दायर की है, लेकिन क्राइम ब्रांच ने अपने चार्जशीट में कहा था कि जांच आगे जारी है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। पीएम मोदी ने कहा कि हमने डेटा सुरक्षा और साइबर सुरक्षा के महत्व के बारे में ये बात की।
पीएम मोदी ने कहा कि सुंदर पिचाई से उन्होंने कई अहम मुद्दों पर बात की, खासकर भारत के किसानों, युवाओं और उद्यमियों के जीवन को बदलने के लिए टेक्नोलॉजी की शक्ति का इस्तेमाल करने को लेकर अच्छी चर्चा हुई। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना संकट के बीच मैंने सुंदर पिचाई से नई कार्य संस्कृति के बारे में बात की। हमने उन चुनौतियों पर चर्चा की जो वैश्विक महामारी के दौरान हमारे सामने आई। गूगल फॉर इंडिया इवेंट में सीईओ सुंदर पिचाई ने कहा कि भारत के डिजिटलीकरण के लिए गूगल कई घोषणा करने के लिए उत्साहित है। I'm excited to announce the Google for India Digitization Fund. Through this effort, we will invest 75,000 crore rupees, or approximately $10 billion, into India over the next 5 to 7 years. We will do this through a mix of equity investments, partnerships, and operational infrastructure and ecosystem investments. अमिताभ बच्चन ने ट्विटर पर लिखा, जो भी लोग अभिषेक, ऐश्वर्या, आराध्या और मेरे प्रति अपनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं और हमारे लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं, उनके जवाब एक एक कर देना संभव नहीं है। मैं अपने हाथ जोड़कर आप लोगों को इस प्यार और स्नेह के लिए धन्यवाद देता हूं। अमिताभ बच्चन हर दिन की तरह अपनी एक्सटेंडेड फैमिली यानी कि फैंस, कलीग्स, पत्रकारों और दोस्तों को जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे हैं और अपने ब्लॉग को अपडेट भी कर रहे हैं। अमिताभ और अभिषेक दोनों आइसोलेशन वार्ड में अलग अलग कमरों में हैं और दोनों के लक्षण हल्के हैं। देश में 8,78,254 कोरोना संक्रमित हैं, लेकिन भारत में रिकवरी रेट 63% हो चुका है। अच्छी खबर यह है कि देश में 19 राज्य ऐसे हैं जिनका रिकवरी रेट नेशनल रिकवरी रेट यानी 63% से ज्यादा है। दिल्ली का ही रिकवरी रेट 80% हो गया। पिछले 24 घंटे में देश में 28,701 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 500 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। देश में 24 घंटे में नए मामलों का यह सबसे बड़ा आंकड़ा है। हालांकि 5,53,471 मरीज ठीक भी हुए हैं। वहीं बात करें कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र और दिल्ली की, तो महाराष्ट्र में कोरोना के मरीज बढ़कर अब 2,54,000 से ज्यादा हो गए हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान महाराष्ट्र में 7,800 नए मामले सामने आए। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 3,340 मरीजों को इलाज के बाद छुट्टी भी दे दी गई। वहीं दिल्ली में कोरोना के 1,12,494 केसेस हैं। 3,371 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, जबकि 89,968 लोग इलाज के बाद ठीक भी हुए हैं। दुनिया भर में लोग कोरोना की वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और इस बीच रूस से एक अच्छी खबर आई है। रूस के सेचेनोव विश्वविद्यालय का दावा है कि उसने कोविड-19 के लिए वैक्सीन तैयार कर ली। रूस की सेचेनोव यूनिवर्सिटी ने दावा किया है कि उसने कोरोना की वैक्सीन तैयार कर ली है। दावे के मुताबिक वैक्सीन के सभी परीक्षण कामयाब रहे हैं। रिपोर्ट्स में इसे ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल में सफल होने वाली दुनिया की पहली वैक्सीन भी बताया गया। इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसलेशनल मेडिसिन एंड बायोटेक्नोलॉजी के डायरेक्टर वदीम तरासोव ने इसकी जानकारी दी। हालांकि दुनिया भर में इसकी पुष्टि नहीं हुई है। रूस की न्यूज एजेंसी ने बताया कि 18 जून को वैक्सीन टेस्ट के पहले चरण की शुरुआत हुई थी, जिसमें 18 वॉलंटियर्स के समूह को वैक्सीनेट किया गया था। इसके बाद 23 जून को वैक्सीन टेस्ट का दूसरा चरण शुरू हुआ, जिसमें 20 लोगों के समूह को वैक्सीनेट किया गया और दावा है कि इसके परिणाम सफल रहे। अगर ये दावा सच साबित होता है तो ये पहली कोरोना की वैक्सीन होगी। और अब आपको दिखाते हैं चीन का वो चेहरा जो सबके सामने खुलकर आ गया है, जो दिखाता है चीन भारत और हिंदुओं को लेकर कितना असहिष्णु है। चीन के एक रेस्टोरेंट के बाहर हिंदुओं को प्रवेश नहीं देने का बोर्ड लगाया गया। सोशल मीडिया में यह तस्वीर वायरल हो रही है। हाल ही में यहाँ के एक रेस्टोरेंट के बाहर एक बोर्ड लगा था जिसमें लिखा था अश्वेतों को प्रवेश नहीं, जिसके बाद अब यहाँ हिंदुओं के प्रवेश पर भी पाबंदी लगाने वाला ये बोर्ड वायरल हो रहा है। हालांकि रंगभेद वाले बोर्ड और अब इस धार्मिक कट्टरता दिखाने वाले बोर्ड दोनों का ही चीन में किसी ने विरोध नहीं किया। विकास दुबे एनकाउंटर के मामले में दाखिल याचिकाओं पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। याचिका में मामले की जांच सीबीआई या फिर एनआईए को सौंपने की बात कही गई। विकास दुबे और उसके साथियों के एनकाउंटर की जांच सीबीआई या एनआईए या कोर्ट की निगरानी में कराए जाने की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट के 2 वकीलों ने अलग अलग याचिका दायर कर मामले की जांच की मांग की है। मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच इन पर सुनवाई करेगी। याचिकाओं में सवाल उठाया गया है कि त्वरित न्याय के नाम पर
पुलिस इस तरह कानून अपने हाथ में कैसे ले सकती है। वहीं कानपुर मुठभेड़ मामले में गिरफ्तार सब इंस्पेक्टर के शर्मा ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। उन्होंने कहा कि यूपी पुलिस कभी भी उनका एनकाउंटर कर सकती है। उन्होंने मामले की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की है। राजस्थान में सियासी उठापटक के बीच एनसीपी चीफ शरद पवार ने एक बड़ा खुलासा किया है और यह खुलासा ऑपरेशन लोटस से जुड़ा है। शरद पवार ने कहा कि बीजेपी ने एनसीपी को सरकार बनाने की पेशकश की थी, लेकिन महाराष्ट्र में बीजेपी का ऑपरेशन कमल कामयाब नहीं होगा और ठाकरे सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। पवार ने खुलासों के बीच ये भी कहा कि बीजेपी बिना शिवसेना के महाराष्ट्र में एनसीपी के साथ गठबंधन करके सरकार बनाने की कोशिश कर रही थी। संजय राउत को दिए इंटरव्यू में पवार ने कहा कि हमने सरकार बनाने के लिए बीजेपी से कभी चर्चा नहीं की। शिवसेना को दूर करके हम सरकार बनाएं, ये प्रपोजल बीजेपी का था। पद्मनाभ स्वामी मंदिर केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मंदिर के रोजमर्रा के कामकाज और प्रबंधन के लिए जिला जज की अगुवाई में समिति बने। केरल के प्रसिद्ध पद्मनाभ स्वामी मंदिर के प्रबंधन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर के प्रबंधन में त्रावणकोर के राज परिवार के अधिकार को मान्यता दे दी। तिरुवनंतपुरम के जिला जज की अध्यक्षता वाली कमेटी फिलहाल मंदिर की व्यवस्था देखेगी। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर में वित्तीय गड़बड़ी को लेकर प्रबंधन और प्रशासन का विवाद कोर्ट में 9 सालों से लंबित था। केरल हाईकोर्ट के फैसले को त्रावणकोर के पूर्व शाही परिवार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। आपको बता दें कि मंदिर के पास करीब 2 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है। सीबीएसई ने 12वीं के परिणाम घोषित कर दिए हैं और लड़कियां इस बार भी लड़कों से आगे रही। सीबीएसई ने आज दोपहर 12वीं बोर्ड के रिजल्ट घोषित कर दिए। 15 फरवरी से 30 मार्च के बीच हुई कोरोना प्रभावित परीक्षा में 88.78% बच्चे पास हुए। इस बार के रिजल्ट में भी लड़कियां लड़कों से 5.96% से आगे रहीं। लड़कियों का पास परसेंटेज 92.15%, जबकि लड़कों का पास परसेंटेज 86.19% रहा। सीबीएसई के अलग अलग रीजन में त्रिवेंद्रम रीजन 97.67% के साथ सबसे ज्यादा पास परसेंट वाला रीजन रहा, जबकि 97.05 पास प्रतिशत के साथ बेंगलुरु दूसरे स्थान पर। नई भारत का 2020 में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन आपको चलते चलते याद दिलाते चलें कि अब से कुछ देर बाद शाम 7 बजे महानगरों की बड़ी खबर में आपको दिखाएंगे कोरोना पर क्या है देश के लिए अच्छी खबर। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.